ठीक है, हम लोग बात कर ओके। रहे थे आरडी की अप्रूवल लेने के लिए, जहां आपने ये बोला कि हमको फॉर्म RD1 भरना है, 7 days ऑफ शेयर हाँ होल्डर्स जी। अप्रूवल। उसमें अटैचमेंट लगनी है फॉर्म CA11, जो बेसिकली हाँ एक जी। कंडीशंस पूरी हुई कि नहीं वो बताना पड़ता है उसमें। तो हाँ मैं जी। आपसे ये पूछ रहा था, अगर एक ट्रांसफर कंपनी की एक दिन हुई और ट्रांसफरी की 7 days बाद हुई, हम्म। तब कौन सी डेट हाँ काउंट जी। करेंगे? सर अब जब आप देखेंगे ना CA11 का फॉर्मेट जो होता है, हम्म। तो उसमें ना ऊपर ही ये चीज लिखी होती है कि टू बी फाइल्ड बाय ट्रांसफरी कंपनी ओनली ओके। टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हम्म। मतलब हमें फिर आई थिंक सिर्फ उसी की देखनी है जो हम्म। ट्रांसफरी कंपनी है, क्योंकि ट्रांसफर कंपनी को फाइल करने की जरूरत ही नहीं है ये। हाँ, तो मतलब इसमें जो शेयर होल्डर की अप्रूवल है वो कौन सी कंपनी की है, फिर ट्रांसफरी कंपनी की? ट्रांसफरी कंपनी की। शेयर होल्डर अप्रूवल ट्रांसफरी कंपनी, तो ये क्लैरिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कौन सी मीटिंग का लेना नहीं, है। पर उसमें जब आप हम्म। फॉर्मेट में देखेंगे ना, तो हम्म। जैसे कॉलम्स होते हैं, हम्म। तो उसमें एक नीचे आएगा, पहले लिखा हुआ डिटेल्स ऑफ अप्रूवल ऑफ द स्कीम फॉर द मर्जर बाय ट्रांसफरी कंपनी। तो उसमें आप सारी डिटेल्स उनकी लिख देंगे हम्म। कि कितने मेंबर्स थे, कौन सी डेट पे अप्रूवल आया, नोटिस हम्म। कब हम्म। डिलीवर किया, हम्म। सब हम्म। चीजें, हम्म। कितने अग्री थे कितने नहीं। फिर हम्म। नीचे आपसे वही, क्योंकि ट्रांसफरी कंपनी से ही उनके बिहाफ पे भी डिटेल्स मांगेंगे वो हम्म। ट्रांसफरर के, हम्म। कि उनकी मीटिंग किस डेट पे हुई थी और उनके क्या क्या अप्रूवल्स हम्म। कैसे कैसे हुए। हम्म। तो तो ये इसका आपको मतलब ये CA हो गया, 11 इसका में। मतलब ये हो गया कि ट्रांसफर की मीटिंग की हम्म। कंपनी की पहले होनी चाहिए, उसके बाद ट्रांसफर की हो, या साथ में? उल्टा नहीं हो हाँ सकता? जी, उल्टा नहीं हो ट्रांसफर सकता। ट्रांसफरी कंपनी के बाद ट्रांसफर कंपनी की नहीं हो सकती? नहीं। यही मतलब होगा ना, बिकॉज तभी आप दे हाँ पाओगी, जी। नहीं तो दे ही नहीं पाओगी। हाँ जी, नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ट्रांसफरर की पहले हो जाए, ट्रांसफर की हम्म। बाद में हो। और ठीक है। अकॉर्डिंगली फिर उसके 7 डेज के अंदर हम फाइल करेंगे। और ये CA ट्रांसफरी कंपनी का डायरेक्टर साइन करेगा। करेगा, अब राइट। इसके बाद जब आपने ये फॉर्म फाइल कर दिया, फिर क्या हुआ? ये फॉर्म में जब हम फाइल करेंगे तो इसमें ये अटैचमेंट तो जाएगी जाएगी, हम्म। लेकिन साइड में हमारी और भी अटैचमेंट जाती है, जैसे कि इसमें हम CA हम्म। 9 भी लगा देंगे। वो किस चीज के लिए है? वो होता है कि ड्राफ्ट स्कीम होती है वो आपकी एक तरह से, ओके। CA 9। हाँ ड्राफ्ट जी। स्कीम। हम्म। फिर? CA 10 जाएगा, उसमें वही डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी होती है, आपका पूरे ओके। फाइनेंशियल्स की ये डिटेल्स 10 आती है कौन उसमें। देगा, ये डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी? ये कंपनी देती है, दोनों कंपनी अपना अलग अलग देती हैं। मतलब एक ही फॉर्म में दोनों ये लगेगी? ये ट्रांसफर? ये एक्चुअली ROC को जाएगा, तो जब RT के बाद हम ROC करेंगे ना, ये उसमें आ जाएगा। तो ये ऊपर वाले फॉर्म में पार्ट है कि नीचे का पार्ट है? हाँ, क्या है, नहीं ये समझा। इसमें एज एन अटैचमेंट जाएगी, मतलब जैसे अभी हम हाँ, अभी RD से समझो ना, चल रहे हैं ना, अभी हम हम जैसे। यहाँ RD में चल रहे हैं हम लोग। अब मुझे हाँ। ये फॉर्म भर रहा हूँ, हाँ। मैं RD1 भर रहा हूँ, हाँ। अटैचमेंट्स लगा रहा हूँ। हाँ। तो मुझे अभी ये जो हाँ। CA10 है, वो मेरा और ट्रांसफरी हाँ, दोनों का लगाना है कि मेरा ही लगाना है? ये आपको दोनों, उसमें दोनों की जाएगी सर डिटेल्स, ये एक तरह से वही है, डिक्लेरेशन ऑफ अच्छा, सॉल्वेंसी है, दोनों की एक ही पर जाएगी। साइन कौन करेगा? वो ट्रांसफरी का डायरेक्टर साइन करेगा। हाँ। हाँ। ठीक है, हम देखेंगे बाद में, सारे फॉर्मेट्स नहीं देखेंगे ठीक है। अगर टाइम लगा तो। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी हमको ट्रांसफरी का डायरेक्टर देगा इस फॉर्मेट में, जो भी फॉर्मेट है, ये हम्म। CA10 लगाना है। फिर आप बोल क्योंकि रहे थे। अभी हम जो, हाँ, हाँ, बोलो ना। हाँ, जो हम अभी RD1 फाइल कर रहे हैं ना, हम्म। तो इसमें जो CA 11 है, क्योंकि ये सिर्फ ट्रांसफर ही कंपनी कर रहा है, हम्म। तो ट्रांसफर ही कंपनी दोनों को ही लगा देगा। क्योंकि वैसे आप देखोगे ना, अभी हम रिवर्स चल रहे हैं, अभी हम हम्म। RD पे चल रहे हैं, जब आप हम्म। ROC पे आओगे तो आप देखोगे कि दोनों कंपनी अपना अलग अलग भी ROC को फाइल कर रही है, बट RD को ज्यादातर ट्रांसफर ही कंपनी फाइलिंग करती है। ठीक है, तो ये RD के साथ जो फॉर्म फाइल हो रहे हैं, RD1, उसमें आपने तीन हम्म। फॉर्म दिखे मेरे को, 9, 10, 11 एक लाइन से चल रहे हैं ना। फॉर्म 9, 10, हाँ। 11 आपने फाइल किया। हाँ जी। 9 स्कीम, 10 डिक्लेरेशन, 11 कंप्लायंस ऑफ कंडीशंस का जो फॉर्म था। इसके अलावा आपने कुछ और हम्म। अटैचमेंट लगाई? इसके मेमोरेंडम अलावा मेमोरेंडम कुछ लगाया? इसके अलावा हमने लगाया शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स की लिस्ट लगाई थी। ओके, लिस्ट ऑफ। इसमें कहीं ऑडिटर का सर्टिफिकेट लगता है? नहीं, ओके। वो आप जब ये फाइनेंशियल कौन सी वगैरह डेट का सबमिट रहता है? कर, इसमें कुछ है कि लिस्ट ऑफ शेयर और क्रेडिटर कौन सी डेट की होनी चाहिए? वो जिस दिन आपको अपॉइंटेड डेट का, जिस दिन आपको इफेक्ट में लानी चीजें, अच्छा, एज ऑन अपॉइंटेड डेट। अपॉइंटेड डेट। ओके, राइट। गुड। हम्म। इसके ये अलावा सबका कुछ आपको और इस लगाना फॉर्म में? है। इसमें ये तो जैसे आपने ये ऑनलाइन सबमिशन कर दिया, हम्म। ठीक है,
ये आपको फिजिकली जाके भी सबमिट करनी है चीजें also to be आरडी को submitted physically टू दी आरडी। to RD of transferee company। अगर हाँ ये जी, मुंबई में है, गुजरात में है, तो मुझे मुंबई में नहीं करना है। ट्रांसफर ही का करना है। हाँ जी। ट्रांसफरी कंपनी, ओके। और किसी को भेजना है कॉपी? नहीं, ये सिर्फ हमें आरडी को फिजिकली भी देना है एज वेल एज हमको ये ऑनलाइन तो हमने कर ही दिया है। अब ये जब आप करोगे उसके बाद आरडी हाँ। कैसा है, कुछ क्वेरीज कमेंट्स कुछ और है? ये हम ना सीटीसी देते हैं इनको, सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज होती हैं ये, जो हम किसी, फिजिकली हाँ, जाके सबमिट करा रहे हैं। सर्टिफाइड कॉपी, हम्म, ठीक है। ठीक है। और इसमें हम ना लिस्ट के साथ साथ उनके जो रिटर्न कंसेंट्स है ना शेयर होल्डर्स के एंड क्रेडिटर्स के, वो भी लगाएंगे, देयर रिटर्न कंसेंट। सबकी चाहिए कि किसी की मिस होगी तो भी चलता है? नहीं, सबकी ही चाहिए होगी, 9/10 तो चाहिए ही चाहिए कंसेंट इन ऑफ वैल्यू। 9/10 है, ठीक है। प्रोविजन में हम्म देखेंगे क्या कह रहा है, 9/10 हम्म चाहिए। हम्म ठीक है, ये भी लगाई हम लोगों ने। अब हम्म उसके बाद जब आपने फॉर्म फाइल कर दिया तब इमीडिएटली हम्म अप्रूवल आ गई कि कुछ चक्कर काटने पड़े कि क्या करना पड़ा? उसमें फिर वही है, जब हमने फॉर्म फाइल कर दिया फिजिकल सबमिशन, तो उन्होंने बोला कि फिजिकल सबमिशन में आपको ना मिनट्स भी देने हैं ईओजीएम के। अच्छा, तो इसके बाद एक रिक्वायरमेंट और आ गई, मिनट्स ऑफ ईओजीएम। किसकी? ट्रांसफर ईजी ट्रांसफरी दोनों की? ट्रांसफर ही अपने दे दे, वैसे तो हमने दोनों की दी थी क्योंकि ट्रांसफर फिर बाद में एंड हमें पता था। हाँ। ट्रांसफरी, ठीक है। क्योंकि जो, बाद में वो उन्होंने 2-3 चक्कर कटवाए थे, एक हाँ, एक करके चीजें बताई थी। वही मैं पूछ तो रहा था कि पहले लोगों दो। के चक्कर ना कटे, वो पहले ही सब डाल दें। हाँ। तो मिनट्स ऑफ राइट। ईजीएम आपसे मंगवाए, और क्या मंगवाया? और उनके वही नोटिस वगैरह मंगवाए थे, नोटिस, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स। विद नोटिस एंड अगर पहले ही डाल दे तो नहीं मांग सकते ना ये दोबारा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट? हाँ और हाँ। और इसमें हमने लगाई थी, बाकी स्कीम वगैरह तो लगाई थी। मतलब ड्राफ्ट स्कीम आ गई CA9। हाँ। हाँ हाँ हाँ। और जो अभी हम ना CA10 जो बोल रहे हैं ना, हम्म जो हम फाइल करते हैं, हम्म ये एक्चुअली ये भी वही ड्राफ्ट फॉर्म ही होता है, हम खुद ही प्रिपेयर करते हैं। हम्म तो ये भी ना एक CA10 के थ्रू जाता है, इसका भी कोई सॉरी फॉर्म? GNL 2 के थ्रू जाता है। तो अब GNL 2 की भी कॉपी दोगे आरडी को तो इसका मतलब विद अप्रूवल ऑफ चालान। आरडी से पहले, आरओसी में, इससे पहले, हाँ ये तभी हो सकता है हाँ जब आप आरओसी को GNL2 फाइल करो, हाँ जी। जिसके अंदर CA10 फाइल करो। राइट। दोनों कंपनी फाइल करें अपना अपना हाँ जी। बाय ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी, राइट। हाँ जी। राइट। और अब ये इसका मतलब इसमें और क्या कॉपी सबमिट करनी है? आपने बोला GNL2 की कॉपी भी सबमिट करनी है। GNL 2 विद चालान के साथ जाएगा। GNL2 विद चालान। और क्या देना है आरडी को? और सर जब हम ये फाइल करेंगे ना, जो हम इसमें ना आरओसी का और ऑफिशियल लिक्विडेटर का एनओसी भी लगता है। पर वो एनओसी के लिए तो हमको ड्राफ्ट, उनको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, तो वो कब देंगे? हाँ वो इससे प्रायर स्टेप है ना, ठीक वो है, तो आरडी से हाँ, पहले का तो step। आरओसी को आपको क्या, फिर वो कैसे लेते हो आप एनओसी? वो एनओसी हम ऐसे लेते हैं कि हम आरओसी को तो हम ऑनलाइन सबमिशन कर देते हैं। GNL2 में के 1 में? हाँ, GNL 1 में जाता है। GNL1 में हम्म। एप्लीकेशन फॉर एनओसी, कोई फॉर्मेट है उनका प्रिस्क्राइब कि अपनी मर्जी से कुछ भी लिख वो सकते हैं? वो एक तरह से क्या है, GNL 1 के अंदर है ना, हम अच्छा CA9 दे रहे हैं, जो मैंने आपको अच्छा, बताया था ड्राफ्ट स्कीम। तो एप्लीकेशन फॉर विद CA9, ओके। हाँ जी। तो ये CA9 क्या होता है, ये एक्चुअल में आपकी ड्राफ्ट स्कीम होती है। लाइक हम CA9 के अंदर ड्राफ्ट स्कीम लगा के देते हैं दोनों को, ऑफिशियल लिक्विडेटर को भी और आरओसी को भी। और इनके पास 30 डेज होते हैं। एक मिनट, ओएल को भी देना है? ओएल को हाँ कैसे देते जी। हो? ओएल को तो फिजिकली बाय स्पीड पोस्ट, तो वैसे सब कवरिंग, फिजिकल जाना आपको खुद पड़ेगा ही। कवरिंग लेटर लगा के? हाँ जी। कवरिंग लेटर प्लस CA9 CA9 विद ड्राफ्ट स्कीम। विद फीस भी है क्या कोई? नहीं नहीं, फिजिकल सबमिशन की कोई फीस नहीं है वैसे। एक्ट में तो लिखा है कि आप स्पीड पोस्ट के थ्रू दे दो, बट पर आप क्योंकि फिजिकल, क्योंकि आपको फिजिकल विजिट करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिजिकल सबमिशन किया
और ये एप्लीकेशन विद CA9 ऑनलाइन किस लिए? फॉर ऑब्टेनिंग NOC, राइट। obtaining NOC, for obtaining NOC। तो इसका मतलब ऊपर जब आप जनरल 2 भी चालान लगाया, फिर आपने NOC लगाई, RD, ROC एंड OL। अब एक तरफ आप मुझे ये बता रहे हो कि शेयर होल्डर की अप्रूवल के 7 डेज में RD1 फाइल करना है। हाँ जी। तो शेयर होल्डर की अप्रूवल से पहले ये सब फॉर्म करने हैं कि शेयर होल्डर की अप्रूवल हाँ के जी, बाद? ये सब शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के पहले ही होने हैं। ये GNL 1 और 2 जो आप बोल रहे हो? हाँ जी। तो ये आप कह रहे हो कि प्रायर टू शेयर होल्डर अप्रूवल हो जाना चाहिए। तो शेयर होल्डर मीटिंग से पहले इसका NOC आ चुका होना चाहिए कि क्या है? ये जो आप CA10 दे रहे हो ना, ये आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आपको क्रेडिटर्स की और EOGM जो है शेयर हाँ, होल्डर्स की मीटिंग से पहले की डेट का होना चाहिए। क्रेडिटर्स का क्या? डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। जो क्रेडिटर्स का आप क्या है? क्रेडिटर्स का हम्म NOC ले रहे हैं ना, हम्म क्रेडिटर्स का NOC लेंगे और शेयर होल्डर्स का अप्रूवल हम्म लेंगे आप मीटिंग में, प्रायर EOGM टू में, अप्रूवल उस एंड डेट। हाँ क्रेडिटर्स जी। NOC से पहले का होना चाहिए। ओके। हाँ जी, उससे पहले का होना चाहिए ये। और ये GNL 2 में फाइल होगा, ये तो मैंने बताया आपको। दैट मीन्स अप्रूवल पे जाने से पहले, बोर्ड मीटिंग के बाद जब आपने ड्राफ्ट स्कीम अप्रूव हम्म करी, फिर आप CA10 बनाकर ROC में फाइल कर रहे हो, तो GNL 1 नहीं, जब बना, आपने हाँ, ड्राफ्ट स्कीम अप्रूव करी है, बोर्ड उसके से, बाद आप पहले ROC, हाँ जी, हाँ, बोर्ड ने मतलब सपोज पहले PM हुई हमारी, बोर्ड मीटिंग हुई, हम्म उसके अंदर हमने ड्राफ्ट स्कीम को अप्रूव किया। हम्म उसको अप्रूव करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तो अप्रूव कर दिया, पहले हम उसको अप्रूव कराएंगे ROC से भी और हम्म OL से भी, उसके बाद हम क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स के पास जाएंगे। ठीक है, मतलब वही स्टेप हो गया ना, पहले बोर्ड मीटिंग, फिर हाँ ROC OL की अप्रूवल, उसके बाद शेयर होल्डर हाँ की मीटिंग, और फिर उसके बाद ये RD हाँ। में फाइल करना, तभी वो 7 डेज के अंदर आप कर पाओगे। फिर CA9 के बाद हमें CA10 देना है, उसके हम्म बाद हमें क्रेडिटर्स की और उनकी मीटिंग रखनी है। समझ गया। प्रायर टू हम्म शेयर होल्डर्स अप्रूवल एंड क्रेडिटर्स NOC, हम्म NOC, ठीक है। अभी हम्म। RD को इसके अलावा क्या देना है? RD को अगर हमारा CA11 चला गया, मैंने बताया आपको, ये फिजिकल सबमिशन भी जाएगा। हाँ, वो चला गया, यहाँ तक हम हो गए, सबमिट हाँ, कर दिया। चला गया। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पे हमको, जब हम CA10 सबमिट करा देंगे ना, हम्म उसके बाद हम दोबारा एक बोर्ड मीटिंग करेंगे जिसके अंदर हम EGM कॉल करने के लिए हम्म अप्रूवल नोटिस वगैरह अप्रूव करेंगे। हाँ, बिकॉज आपने बोला कि जब तक वो आपका NOC नहीं आएगा, आप शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं ले हाँ। सकते। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये CA10 आया, ये सब किया, देन हम्म कन्वीन EGM हम्म एंड सेंड हम्म NOC लेटर टू हम्म क्रेडिटर्स, जी। और ये जो है इसके बाद होगा, पहले नहीं, इसके बाद होगा। हम्म। नीचे से ऊपर चलेंगे ना, प्रोसेस हमारा नीचे से ऊपर जाएगा। हाँ हाँ। तो ROC हो गया, OL को हमने कविन लेटर दे दिया, NOC आ गई। अभी अभी तक जो हमने समझा कि हम्म। हमने OL को लेटर दिया, CA9 दिया, ROC को हाँ। CA10 और CA9 दिया, इन्होंने अपनी हम्म NOC दे दी, तब हमने EGM कन्वीन हम्म। करी, हाँ बोर्ड हाँ। मीटिंग टू कन्वीन EGM एंड सेंड NOC हम्म। लेटर। अब NOC शेयर की मीटिंग से पहले आ चुके होने चाहिए कि नहीं? जो क्रेडिटर्स का NOC, हम्म क्रेडिटर्स का NOC तो पहले ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, शेयर होल्डर पहले आ मीटिंग के जाएगा तो बाद, बेटर रहेगा। हाँ, तो बट अपने को शेयर होल्डर मीटिंग तक का ही टाइम है ना, हाँ जी। टू बी रिसीव्ड हाँ। टिल शेयर होल्डर मीटिंग हम्म और लेट टू लेट बिफोर फाइलिंग। EGM के नोटिस में ये लिखना नहीं पड़ता ना कि कंपनी को सब शेयर क्रेडिटर की कंसेंट आ चुकी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखना पड़ता, बट हाँ फिर भैया हमें EGM के बाद तो MJT 14 भी फाइल करना है। हाँ, ये इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ। तो
जल्दी ईजीएम की डेट माने ना, अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें ईजीएम से पहले सबकी कंसेंट आ चुकी होनी चाहिए। हमें ईजीएम के अंदर एक तो उनसे ड्राफ्ट स्कीम अप्रूव करानी है, और जो हम नोटिस देंगे ना उसमें हमने जो CA 10 फाइल किया है, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, नोटिस के संग वो अटैच करके भी देंगे अच्छा, हम। तो शेयर होल्डर मीटिंग में बोर्ड मीटिंग टू कन्वीन करो, नोटिस अप्रूव करेंगे प्लस CA 10 सेंड करो। हाँ जी। शेयर होल्डर की मीटिंग करो। फिर उसका MGT 14 फाइल करो, स्पेशल रेजोल्यूशन और का। जैसे हमने CA 9 जो फाइल किया था ROC को और OL को, तो उनके पास 30 डेज होते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन देने के लिए। तो अगर कोई ऑब्जर्वेशन आई है और आएगी, हमारे केस में भी होता है कि आएगी, तो जब ऑब्जर्वेशन वो देते हैं तो आपको वो ऑब्जर्वेशन भी नोटिस में साथ में डिटेल्ड स्टेटमेंट देने की क्या ऑब्जर्वेशन लगाई थी उन्होंने। अच्छा, तो इसका मतलब होगा CA प्लस ऑब्जर्वेशंस बाय ROC और ROC या OL OL and how you have changed, how you have complied, मॉडिफाई, राइट। यही मतलब हुआ ना इसका। तो हाँ जी। शेयर होल्डर की मीटिंग हो गई, MGT 14 स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया। अब आपने RD1 बनाने की तैयारी करी, जिसमें आपने CA 9, 10, 11 क्रेडिटर की कंसेंट, मिनट्स ऑफ AGM, GNL2 किस चीज़ का था, विच चलान? GNL2 CA 10 हमें जिसमें फाइल करना है। वो हमने लिखा था ना ऊपर, ये GNL2 CA 10 का ही था ना, तो वो हाँ जी। ऊपर चला गया। विच चलान जिसमें CA 10 था। नहीं कुछ तो सर, हाँ ठीक है, CA 10 था, ये हो गया। अभी RD ये सब देने के बाद वो आपको दे देता है अप्रूवल के, स्टिल कुछ और आपको तकलीफ देता है? सर ये इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है, वो MGT 14 वाला पॉइंट भी। हाँ, ये डाला ना, ये भी लगाना है क्या साथ में? नहीं, ये लगाना नहीं है, इसमें हमें ROC को फाइल करना है। हाँ, ठीक है, वो लिखा है यहाँ पे। ठीक है। फिर जब ये सब हो जाएगा उसके बाद RD का रोल आएगा, CA 11 हाँ, वाला। हम यही कह रहे हैं, नीचे से अभी अभी देखो, नीचे से ऊपर चलोगे तो प्रोसेस में चल रहे हो, ऊपर से हाँ नीचे जी। चलोगे तो बैकवर्ड चल रहे हो। तो हम जब बैकवर्ड ठीक है। चले तो आपने सबसे पहले हमको बताया कि हमको INC 28 की अप्रूवल के भी पहले बताया कि ये सब करना पड़ता है लास्ट में। फिर आपने बोला ये राइट। तभी कर सकते हैं जब हमारी INC 28 अप्रूव हो। फिर INC 28 अप्रूव करने के लिए क्या क्या अटैचमेंट लगती है आपने मुझे वो बताया। फिर उन अटैचमेंट का ठीक एक है। पार्ट था कि उसमें RD की अप्रूवल लगती है, तो RD की अप्रूवल हाँ। कैसे लेंगे वो आपने मुझे बताया कि उसके लिए ये फॉर्म लगता है, उसमें ये सब अटैचमेंट लगानी पड़ती हैं। पर उन अटैचमेंट में ठीक है। क्रेडिटर की कंसेंट, शेयर होल्डर की अप्रूवल थी, तो आपने मुझे बताया कि शेयर होल्डर की अप्रूवल कैसे लेनी है। उसमें आपने मुझे राइट। बताया नोटिस भी लगाना है, CA 10 भी लगाना है, ऑब्जर्वेशन भी लगानी है। और वो आपने मुझे ये हाँ बताया कि जब तक बोर्ड मीटिंग आप तभी कन्वीन कर सकते हो EGM बुलाने की जब ROC अपने कमेंट दे चुका हो। जी, ROC प्लस OL दोनों। OL दोनों के कमेंट, तो हमारा काम एज ए CS होगा कि पहले इनके कमेंट लेके आओ, नहीं तो हमारा आगे का प्रोसेस नहीं बढ़ेगा। मतलब आप 30 डेज तक रुक जाओ, जब तक आपने CA 9 करा है। 30 डेज हाँ में कुछ कमेंट आता है तो हाँ, दे दो, नहीं आता तो फिर आप आगे प्रोसीड कर लो, आप यूजिंग बुला लो। मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब ये स्टेप से चल रहा है हाँ ना। जी। फिर हाँ जी। हम वहीं पे जाकर रुकेंगे, ये आखिर में कहाँ होगा, MD ने CS को बोला मर्जर कर दो, हाँ। तो ये अपने आप आपका वो पाथ निकल गया। अब जो भी आदमी ये नोटिस ठीक ये है। देखेगा YouTube वीडियो, उसको वो समझ आएगा हाँ। कि मैं किस स्टेज पे हूँ, मुझको क्या करना है, क्या ध्यान रखना है। राइट। 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 ठीक है, अब ROC से ठीक है। GNL2 हो गया, GNL1 हो गया, OL हो गया। OL पे हम कब जा सकते हैं? जब हमारे OL पे हमें सर बोर्ड ने ड्राफ्ट स्कीम अप्रूव करी हो, हाँ जी। तभी जा सकोगे ना, उससे पहले नहीं। उस बोर्ड मीटिंग राइट। में और क्या क्या अप्रूवल कराओगे? हम किसी पर्सन को ऑथराइज करेंगे सारे डीड एंड एक्ट्स करने के लिए। ऑथराइजेशन दोगे? यस। हम्म, और टाइम है ना, लेट तो नहीं हो रहा आपको? नहीं नहीं, ठीक है। हम्म हम्म, ड्राफ्ट स्कीम अप्रूवल होगी, ऑथराइजेशन होगी, और क्या होगा इसके अंदर इस बोर्ड मीटिंग में? डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी अप्रूव करेंगे क्या? नहीं नहीं, उसको अप्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये बोर्ड मीटिंग का एजेंडा आपको बनाना है तो आपको क्या चाहिए? बस सिर्फ ड्राफ्ट स्कीम? जी, सिर्फ ड्राफ्ट स्कीम चाहिए आप। तो आपने उसके मिनट में सिर्फ यही बनाया कि ड्राफ्ट स्कीम अप्रूव की जाए और XYZ ऑथराइजर टू डू द नीडफुल, हाँ जी। राइट? हाँ जी। ठीक है, अब ये जब आपने ड्राफ्ट स्कीम अप्रूव करनी थी तो उसके लिए आपने क्या हम्म। करा? ड्राफ्टिंग करी, ड्राफ्टिंग ऑफ स्कीम। हाँ। यहाँ पे जो हमने ऊपर लिखा था ये हाँ जी। प्रोसेस,
इंटरनल वाला, राइट। ये आ गया इधर, हाँ क्योंकि ड्राफ्ट स्कीम तभी बन सकती थी जब आप ये सब करती, बिल्कुल। और ये सब आप कब करती, जब आपको, सारी चीजें अलाइन हो गई हर चीज ना। हाँ ना, तो ये आप कब करती, जब आपको आपका एमडी बोलता। कंट्रोल सी। अब मुझे इस प्रोसेस में कोई चीज छूट गई हो, कुछ रह गया हो, कहीं कुछ अपने को फाइन ट्यून करना हो या कुछ ध्यान देना हो, वो बताओ। ये असाइनमेंट थी, ठीक है, दिस वाज द असाइनमेंट, हाँ जी। राइट, यहाँ एक चीज से। और थी। हाँ बोलो। हाँ जी। जैसे जो हमने CA11 हमने RD को तो दे दिया RD1 में, हम्म ठीक है, और फिजिकल कॉपीज भी दे दी। हम्म तो हमें ये OL को भी देना है, ठीक है, और ये हमें रीजनल डायरेक्टर को तो हमने दे दिया, OL को भी देंगे, ये हम हम्म। देंगे मैन्युअली। Submit physically to RD of transferring company certified copy as well as OL, हम्म। ठीक है। पर OL को इस स्टेज पे क्यों दे रहे हैं? OL को सिर्फ हम इंटीमेशन दे रहे हैं इससे कि कुछ हमने चाहिए, EOGM कॉल हाँ, कर ली। हाँ कुछ चाहिए नहीं हाँ। मतलब OL से, नहीं नहीं। मतलब उसका ये कंसेप्ट है कि अगर स्टिल अभी OL को RD को कुछ कंप्लेंट करनी है तो कर सकता है। राइट। पहले ROC के लिए था कि अगर उसको कुछ हाँ। देनी है कि नहीं देनी है, देने के बाद अगर स्कीम फाइल होने के बाद। ROC ROC को भी हमें ये CA11 फाइल करना है, लेकिन वो तो GNL1 में चला जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये मिस है कि हमें ROC में भी GNL मतलब ये वन हमें तीनों में, अथॉरिटीज को देना है। GNL हाँ वन जी। में ये, पर ये तो बहुत बड़ा बंच होगा, तो फिर जा पाता है उतने में हाँ जी, ये आपको कंप्रेस कर करके देना पड़ता है सर। स्कीम। यही RD1 पूरा फॉर्म का फॉर्म देना पड़ता है प्रिंट निकाल के ऐसा? ये जो फिजिकल कॉपी आप RD को भेज रही हो पूरी स्कैन करनी है? पूरी वही स्कैन करके आप दोगे, पूरा बंच एक फाइल बना के। फिजिकल, और हार्ड कॉपी भी देनी पड़ती है क्या? राइट। हाँ, हाँ जी। ROC को हार्ड कॉपी भी देनी है और GNL1 भी देना है? आर आप ROC को हार्ड कॉपी मत दो, ROC को सिर्फ GNL1 दे दो, हाँ और तीनों को 7 डेज के अंदर जाएगा ये। हाँ, वो अपने नोट किया, फिजिकली विद इन 7 days ऑफ शेयर होल्डर अप्रूवल, ठीक है। अभी प्रोविजन को हाँ जी। रिव्यू करते हैं, फिर कोई चीज आपको याद आए तो आप इसमें इंक्लूड कराओ। ठीक है। आपको असाइनमेंट मिली कि हमको फास्ट ट्रैक मर्जर करना है, होल्डिंग ठीक करना है। है, सब्सिडरी को होल्डिंग में मर्ज करना है। हम्म। आपने एमडी से सब डिटेल ली, सेक्रेटरियल से ली, अकाउंट से ली, लीगल से ली, सब बना के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर एजेंसी जो थी, ये पहले स्कीम बनाने में इतना ही रोल था। हाँ, ये हम्म। लेके आपने एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट बनाया, ड्राफ्ट किया स्कीम। हाँ जी। फिर आपने एक बोर्ड मीटिंग कन्वीन करी जिसमें ड्राफ्ट स्कीम को अप्रूव किया, डायरेक्टर को ऑथराइज किया। हाँ जी। फिर बोर्ड मीटिंग के बाद आपने OL और ROC को CA9, अब यही मेरा पूछना है, ये जो CA9 और CA10 है, इसकी बोर्ड में अप्रूवल नहीं चाहिए आपको? नहीं नहीं, जो CA9 है सर, वो बेसिकली है ही हमारी ड्राफ्ट स्कीम, और उसकी हमने अप्रूवल ले ली बोर्ड से। ठीक है, और CA10 डिक्लेरेशन CA10 ऑफ की कोई सेल, अप्रूवल नहीं। ठीक है, तो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी बनानी है, एफिडेविट पे है, कैसे है, किसके ऊपर है, स्टैम्प पेपर पे है क्या? ये डिक्लेरेशन, CA10 ये वैसे आपको नोटरी भी करानी होती है। तो स्टैम्प पेपर पे है ना ये, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ जो सॉल्वेंसी है। हाँ। हाँ। हाँ डिक्लेरेशन जी। ऑन स्टैम्प पेपर, नोटराइज्ड। कितने रुपए की स्टैम्प पेपर में बनाई है आपने? दोनों डायरेक्टर की अलग अलग बनाई कि एक ही बनाई? ये हमने दोनों की अलग अलग बनाई थी। सेपरेट। इसमें हाँ जी, ये ना एक्चुअली वैसे कंपनी के लेटर हेड पे बनी थी, हम्म लेकिन हमने सिर्फ इसको एक तो जो उनके स्टैट्यूटरी ऑडिटर होंगे वो इसको स्टैम्प कर देंगे। अच्छा, सर्टिफाइड बाय ऑडिटर। हाँ, क्योंकि वो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी है, तो इसमें स्टैट्यूटरी ऑडिटर करेंगे ही करेंगे। हम्म हम्म एंड नोटरी, आई गेस इसमें नोटरी इंपॉर्टेंट नहीं थी। हाँ, नोटरी उस केस में इंपॉर्टेंट होगी शायद जब आपका कोई क्रेडिटर जो है, अगर वो नोटरी कोई जनरली स्टैम्प फॉरेनर पेपर है। के ऊपर होता है, वो हाँ अपोस्ट्रोइल हो जी, गया, इस वो अलग चीज है। हाँ, वो अलग चीज थी। ठीक। नोटरी तब होता है जब आप स्टैम्प पेपर में कोई एफिडेविट या कुछ फाइल कर रहे हो, लाइक जब हम ओके। बायबैक करते हैं तो हम स्टैम्प पेपर हाँ पे जी। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी बनाते हैं और फिर ओके। नोटराइज कराते हैं। ओके, तो ठीक है, इसमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है।
तो ये जरूरी नहीं है कि स्टैम्प पेपर पे हो, बस स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपना यूडिन वगैरह निकाल के सर्टिफाई करके देता है। ठीक है, तो टेक्निकली ये ऑडिटर दे रहा है, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ डायरेक्टर। हाँ जी। ठीक है, अभी हम लोगों ने बोला कि इधर बोर्ड मीटिंग होगी, हमने ओएल के पास CA9 फाइल किया, आरओसी में CA10 और GNL 1 और 2 फाइल किया, एक में 9 एक में 10, राइट। फिर इनकी एनओसी आ गई, हमने बोर्ड मीटिंग बुलाई, बोर्ड मीटिंग बुला के हमने EGM कन्वीन करी, उसका नोटिस में CA10 लगाया और जो भी ऑब्जर्वेशन आई थी उसको कैसे कंप्लाया उसके बारे में नोट लिखा। फिर शेयरहोल्डर की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हुआ, स्पेशल रेजोल्यूशन है, पास रेजोल्यूशन स्पेशल। फिर MGT 14 फाइल किया 117 में, राइट। उसके बाद हमने RD की एप्लीकेशन बनाई RD1 में, जिसमें हमने CA9 CA10 GNL2 लिस्ट ऑफ शेयरहोल्डर मिनट्स ऑफ AGM NOC ROC OL लगाया, फिजिकल कॉपी भी सबमिट करी, OL को भी सबमिट करी और ROC को GNL फॉर्म में ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन सबमिट करी। इनको करने के बाद RD ने अपने को एक ऑर्डर बाय पोस्ट अपने को भेजा, जिसके आने के बाद हम लोगों ने फॉर्म INC 28 फाइल किया, जिसके अंदर आपने लेकिन जैसे हमने CA11 फाइल मतलब जब किया हमने RD1 में, तो इस केस में क्या होता है ना, हमारे केस में ये हुआ था कि वो क्वेश्चनियर रेज करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं, तो उसके अंदर वो कम से कम उन्होंने हमको 10 से 15 अटैचमेंट और एक्स्ट्रा मांगे थे, जो मैंने आपको पहले ही बता दी कि आप लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स लगा दो, शेयर होल्डर्स अपने आप से लगा दो, आप और वो भी लगा दो, और कोई चीज जो आपको ध्यान में जो उसमें नहीं लिखी हुई थी लेकिन उन्होंने मांगी, जैसे उसमें नहीं लिखी थी, मैंने पता है मिनट्स मांगे उन्होंने हमारी EOGM के, और जब हम ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास गए थे उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी मांगने की मिनट्स को, लेकिन स्टिल उन्होंने मांगे थे मिनट्स। अच्छा, तो उनको और आपको पूरी मिनट बुक लेके जानी पड़ी थी हमें पूरी, दोनों कंपनीज की। हाँ जी, ये था। और बाकी दोनों कंपनीज की जो बोर्ड मीटिंग्स हुई हैं उनके सर्टिफाइड ट्रू कॉपी भी मांग रहे थे उन्होंने। किसने मांगे ये सब RD ने मांगे थे। ठीक है, तो इसके बाद उसने NOC मांगा, फिर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जो भी आपकी 2 बोर्ड मीटिंग हुई थी जिसमें आपका अप्रूवल हुआ है स्कीम का और जिसमें आपने EOGM कॉल किए, दोनों बोर्ड मीटिंग फॉर स्कीम अप्रूवल एंड EOGM कॉलिंग, राइट। और बाकी मैं बता दिया आपको कि वो जो भी ROC ने आपको NOC दिया है, OL ने NOC दिया है, वो भी मांगेगा। हाँ, वो लगा दिया, वो सब बता, हाँ CA10 लगा दिया, ठीक है। बस ये सब मांगे थे उन्होंने, ये हमने पहले सबमिट नहीं कराए थे क्योंकि कोई इसमें ऑप्शन था नहीं, ना ही एक्ट में लिखा था, लेकिन क्योंकि RD के पास पावर है तो लगाने के बाद उन्होंने क्वेश्चनियर एक रिलीज किया, उसके अंदर हमको ये चीजें सबमिट करानी पड़ेगी। जिसको पहले पता है उसके क्वेश्चनियर में उतनी कम चीजें रहेंगी ना, जिसको पहले पता है ये सब चीजें मांगता है तो पहले अटैच कर देगा तो नहीं मांगेगा। जी हाँ जी, ठीक है, तो RD को कर दिया, उन्होंने अप्रूवल दे दी, फिर आपने INC 28 बनाया जिसके अंदर आपने RD का अप्रूवल, अब हमको समझ आ गया कि ये स्कीम क्या है, RD ऑर्डर की कॉपी क्या है। फिर आपने उसमें एक रिक्वेस्ट लेटर लगाया, ये वही है ना जिसके लिए आप क्वेश्चन कर रहे थे कि कैसे होना है, ऑटोमेटिक होना है? हाँ जी, राइट। तो ये हो गया, तो ठीक है ना, देखो यही फर्क है, पहले आप पूछ रहे थे, अब आप सिखा रहे हो। ये हुआ ये था कि हमें ये तो पता नहीं था कि हमें लगा था कि SS7 फाइल करना होगा तो कैपिटल मर्ज होगी, और जब हम SS7 फाइल करने बैठे उसमें 90,000 की स्टैम्प ड्यूटी पे हो रही थी। देन मैंने ग्रुप में क्वेश्चन किया था, बाद में मैं ROC ऑफिस भी गई थी, विजिट किया मैंने यहाँ पे दिल्ली में नेहरू प्लेस में, तो उन्होंने बोला था कि INC 28 के अंदर ही आपको करना होता है वहीं पे ऐसे आप नेहरू प्लेस में, मैंने अपनी ट्रेनिंग वहीं पे करी है। हाँ जी, वहीं पे ही है, अभी भी बिल्डिंग थोड़ी चेंज हो गई है और अच्छी हो गई है। फिजिकल रिकॉर्ड्स होते थे तो उन्होंने फॉर्म 32 के पास बिठाया था मेरे को। हाँ जी रिकॉर्ड रूम में। अब तो बिल्डिंग अच्छी हो गई है, अब तो बेटर हो गई है। ठीक है, ये था। उसके बाद आपका ये अप्रूवल होगी, मेल आई, फिर आपने बोला जस्ट मेल आई तब ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कराओ। हाँ जी, प्रोसीजर से। और अगर नहीं चेंज कराना हो तो चलेगा ना, कोई कंपल्शन नहीं। अगर दोनों कंपनियों का सेम ही वो ऑब्जेक्ट सर डिपेंड करता है आपकी स्कीम के अंदर कि आप स्कीम में क्या लिख रहे हो। अगर स्कीम के अंदर आपने लिखा है कि ऑब्जेक्ट मर्ज हो जाएगा
तो फिर आपको करना पड़ेगा, अगर अलग अलग हैं तो। वैसे अलग ही होते हैं, एक दो पॉइंट्स तो मतलब अलग होते ही हैं, पर वो करना ही पड़ता है वो। ठीक है, ये करके हो गया। इस पूरे प्रोसेस में आपको कितना टाइम लगा? इसमें आई गेस स्टार्ट हुआ था 4 से 5। एमडी ने जिस टाइम बोला था वहां से कि अभी हमें ये काम करना है, आपके पार्टनर ने जब बोला कि अब ये काम करो? सर ये एक्चुअली हुआ ये था कि 4 से 5 महीने लगे थे इस प्रोसीजर में। अच्छा, फास्ट ट्रैक में भी 5 महीने? बट जी हाँ, क्योंकि हुआ ये था, वहाँ पे जो ओएल है ना, हम्म। खान मार्केट में बैठते हैं हम्म। इधर दिल्ली के अंदर, तो वैसे उनके पास कोई कुछ, अथॉरिटी नहीं है। हाँ, नहीं कुछ भी बोलना, ये सोच के लेकिन देखना कि ये ओएल भी वीडियो देखेगा। ओके, तो बोलेगा वैसे यार उनके पास तुम तो अथॉरिटी नहीं देखेगा है। बोल के, हाँ। उनके पास अथॉरिटी नहीं है। लाइक अगर आप बात करेंगे कंपनीज एक्ट की, हाँ। तो एक्ट में साफ लिखा है कि जो बोर्ड मीटिंग के मिनट्स होते हैं, हाँ। हम्म। वो किसी की अथॉरिटी नहीं है देखने की, सिर्फ हम्म। बोर्ड ही देख सकते हैं। हम्म। लेकिन वो चीज भी मांग रहे थे, तो उस पर थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्शन हो गया था। हमने दिखाए नहीं, तो फिर वो इस बात पे हो गया था कि ठीक है, तो आप ईजीएम के मिनट्स दिखा दो। हम्म। तो जब हमने ईजीएम के मिनट्स दिखाए, तो फिर वो मिनट्स में भी कई सारी चीजें आपकी ऑब्जर्वेशन देते हैं, ऑल्दो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है आपके मिनट्स के ऊपर, हम्म। सॉरी आपके मर्जर अमालगमेशन प्रोसीजर पे, कि पेज नंबर सही नहीं है मिनट का, हम्म। वो हम्म। आपकी ड्राफ्टिंग पे डिपेंड करता है, या अच्छे हम्म। से बाइंड नहीं है, मतलब इन चीजों हम्म। पे वो अननेसेसरी। हाँ, खींचने का लाइक वो, कुछ चाहिए होगा। हाँ, राइट राइट राइट, वो सेम चीज होती है। हम्म। तो वो आपसे इनडायरेक्टली तो डायरेक्टली तो नहीं बोलेंगे, तो फिर वो मतलब आपको जहाँ पे फिजिकल सबमिशन की जरूरत नहीं भी है, वहां पे भी आपको जाके करना ही पड़ेगा काम। गुड। तो अभी वो चीज आपको देखनी ये, पड़ेगी। इसका मतलब इसके थ्रू ये जो हमने रेड में किया, हम्म। S1, HS1 और R1 R2, ये तीनों को हाँ अगर जी। हमें करना है तो ये प्रोसीजर अगर हम फॉलो करें तो हमारा काम हो हाँ, जाएगा। अब हो सिर्फ एक जाएगा। छोटी सी चीज देखनी है कि इसके पीछे स्टैट्यूटरी बैकिंग क्या है, वो सिर्फ सेक्शन 233 एक बार पढ़ लेते हैं, फिर ये ओके। कंक्लूड करते हैं। बाद में हम्म। अगर आगे आपको टाइम मिलेगा तो फिर जो बाकी है प्रोविजंस और उस तरीके से हम बाकियों का देखेंगे। ठीक है। क्योंकि ये तो आपने मेरे को फटाफट स्पीड से बता दिया, क्योंकि आपने सब किया हुआ था, उसमें फिर हमको हाँ आर एन जी, डी हाँ जी। करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, हाँ जी। ठीक है, तो मैं अभी एक वो सेक्शन खोलता हूँ 233 का, वो मेरे को एक बार हम्म। एक्सप्लेन कर दो कि सेक्शन क्या बोल रहा ठीक है। है। और भी कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको लगता है कि आपने किया है, आपको अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, तो थोड़ा टाइम निकालो और फिर अपन ऐसे एक ठीक है। इंटरेक्टिव वे में उसका भी कुछ बनाए ताकि किसी का भला हो। ठीक है सर। हाँ, कभी चाहे वो रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर हो, ऑडिटर अपॉइंट करना हो, कोई भी चीज़ जिसको आपको लगता है कि आपको फ्लो है, ठीक आपका है। कंट्रोल है उस चीज़ के ऊपर, वो आप बता सकती हो। और कोई चीज़ सीखनी हो ठीक है। तो वो उसके लिए आप मेरे को बोल सकते हो, तो हम वैसे कर सकते हैं। ठीक है सर। मैंने जो किया है इनिशिएटिव, उसका पर्पज ओके। यही है कि अभी हम लोग जब जॉब में रहते हैं ना, तो बहुत गूगल करना पड़ता है हर चीज़ के लिए, हाँ जी। और वो भी टुकड़ों में मिलता है। राइट। तो कोई हाँ ऐसी जी, जगह हाँ जी। जहाँ पे हमको सब कुछ एक साथ बिल्कुल। पूरा पूरा मिल जाए, चाहे वो लॉ का प्रोविजन हाँ हो, जी। चाहे प्रैक्टिकल है, हम्म। हाँ तो जी। यही पर्पज है इसका। ओके। तो अभी अगर आप चैनल पे जाके देखोगी तो उसके अंदर आई हम्म। थिंक 186, 87, 88, LLP, NBFC, हाँ अभी जी। रिसेंटली ईसोप का डाला मैंने। हाँ जी, देखा था मैंने वो भी थोड़ा सा। हाँ, अभी और भी चालू है। अभी आज सुबह मैंने वो टाइप ऑफ कन्वर्टिबल सिक्योरिटी का किया है, वो डालूंगा अभी। अच्छा। चल रहा है, थोड़ा सैटरडे संडे का ऐसे ही यूज करता हूँ मैं। सही है। तो भला हो जाता है सबका। हमारा, मेरा तो हुआ था एनबीएफसी वाली वीडियो नहीं, देख के दोनों बहुत। दोनों का ही हम लोगों का रिवीजन हो जाता है। अभी क्या, रूटीन में हर चीज तो आती नहीं है, तो जो जी। चीज करते हैं इस बहाने उसका रिवीजन हो जाता है। नेट आई थिंक हाँ स्लो हो जी। गया। आप मोबाइल पे हो कि कंप्यूटर पे? मैं मोबाइल पे हूँ सर। स्लो हो गया है। तो मैं तो एक बार 233 भी वो कर दूं ना, तो हम्म। पूरा सही रहेगा, लॉ कंक्लूड हो के साथ जाएगा। कवर हो जाएगा। आ गया। complete।
मेरा नेटिव उधर का ही है, हरियाणा का ही है, फैमिली मेरी हरियाणा में ही है, कुरुक्षेत्र। सोनीपत से है ना आप? प्लेस ऑफ बर्थ सोनीपत है, पर अभी हम लोग कुरुक्षेत्र में सेटल्ड है। अच्छा ओके। अपना दिल्ली से 3 सोनीपत आवर्स। साइड में मूर्थल वगैरह बहुत गई हूँ। हाँ, मुरथल से 1.5 घंटा आगे, पानीपत, करनाल, अच्छा कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ रोड पे ही, ओके। जहाँ आपकी अच्छा महाभारत की ओके। लड़ाई हुई थी। हाँ जी हाँ जी। आई थिंक स्लो चल रहा है। ऐप वैप नहीं है आपके उसमें, कंपनी एक्ट का, मोबाइल में? मोबाइल में फिर वो डिस्कनेक्ट तो नहीं होगा ना जूम? नहीं नहीं, डिस्कनेक्ट नहीं होगा। खाली वो करके देखती शेयर हूँ। शेयर स्क्रीन कर दो पहले। Okay. स्लो हो रहा है। अच्छा एक्ट सर वो इसलिए नहीं चल रहा है, नहीं नहीं वो इसलिए नहीं चल रहा है, एमसीए नहीं चल रहा है। अच्छा, एमसी बन रहा है, आप रुको। एमसीए से देख रहे हाँ हैं ना? हाँ हाँ हाँ, रुको। हाँ तो वो सेक्शन इसलिए हाँ। 233 ऑफ कंपनी एक्ट, लो जी। मैंने भी आज जब आपका मैसेज आया था तो मैंने ना पहले खोला था ये एमसीए, बट वो सुबह से काम नहीं कर रही, ई बुक तो बिल्कुल नहीं खुल रही। हाँ, वही नहीं चल रहा, ठीक है ना, कोई स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? हम्म। ये दिख रहा है स्क्रीन पे 233? हाँ जी। चलो अब इसको पढ़ देते हैं ई एक बार। बुक नहीं सर नहीं। नहीं दिख रहा? ओके। एक मिनट, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्या सेक्शन 233? कि मैं शेयर स्क्रीन चेंज करूँ? नहीं। एक मिनट रुको, मैं शेयर करता हूँ। नहीं सर नहीं सर। एक सेकंड, एक सेकंड। शेयर। देखो आया क्या? हेलो? हाँ वो 1 मिनट लोड हो रहा है। हाँ जी आ गया। ठीक है, सेक्शन 233। हाँ अभी हमने जी आ गया। प्रैक्टिकल तो इसके अंदर क्या करना है वो तो हमने सब समझ लिया, लेकिन ये प्रोविजन क्या है अब उसको पढ़ लेते हैं। राइट। बोलो। नॉट स्टैंडिंग द प्रोविजन ऑफ हम्म। सेक्शन 230 हम्म। एंड 232, a scheme of merger or amalgamation may be entered between two or more small companies, ठीक है हमें पता है, और between a holding company and its wholly owned subsidiary company or such other class of company as may be prescribed। तो ये तीसरी क्लास ऑफ कंपनी क्या है वो हम देखेंगे बाद में, पहले सेक्शन पढ़ लेते हैं फिर रूल्स पे जाएंगे। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, क्या? नोटिस ऑफ द प्रपोज स्कीम इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन फ्रॉम द आरओसी और ओएल where register of the respective companies are situated or person affected by scheme within 30 days is issued by the हम्म। transfer company or company and the transferee company। क्या बोल रहा है ये? नहीं ये वही बोल रहा है सर कि जो भी आपने ड्राफ्ट स्कीम अप्रूव की है। हम्म। हेलो। हाँ बोलो ना। हाँ जी आवाज आ रही है? यस। हाँ जी। तो ये वही बोल रहा है कि जो भी आपने स्कीम अपनी अप्रूव की है अपनी बोर्ड मीटिंग में, मतलब जो भी ड्राफ्ट स्कीम थी, तो इफेक्टिव स्टेट्स के जो भी आपकी ट्रांसफर कंपनी की है और ट्रांसफरी कंपनी की है, वहां पे आपको वो सबमिट करानी है। ठीक है। और ये जो वही है अभी सर, हमने वही पढ़ा, CA9 वाला है। रजिस्ट्रार को आपने बोला GNL1 में, रजिस्ट्रार को GNL1 में ना, राइट। और OL को फिजिकल कॉपी। राइट। फिर आगे, द ऑब्जेक्शन एंड सजेशन रिसीव्ड आर फिजिकल कंसीडर्ड हाँ बाय द जी। कंपनी इन देयर रिस्पेक्टिव जनरल मीटिंग, scheme approved by respective members in a general meeting holding at least 90% of the total number of shares। तो यहाँ पे only resolution special resolution नहीं है, 90% of total राइट। number of shares holder को अप्रूव करना चाहिए। वो 9/10। हाँ, लेकिन ये 9/10 जो उस मीटिंग में हाँ प्रेजेंट है जी वो, या वो टोटल कम? 9/10 इन वैल्यू। नहीं नहीं, जो मीटिंग में प्रेजेंट है उसका। टोटल वैल्यू सर। अच्छा, तो अगर कंपनी में 1 लाख शेयर है। नहीं नहीं होल्डिंग मतलब ओवरऑल जो नहीं भी है प्रेजेंट वो। अच्छा, तो टोटल हमारे को मिनिमम 90% हम्म। वोट आने चाहिए। तो सबसे पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा कि 90% मेंबर प्रेजेंट हो मीटिंग में। राइट। ठीक है, तो इसका मतलब इसके MGT 14 में ना तो ऑर्डिनरी राइट। सिलेक्ट कर सकते ना स्पेशल, जो थर्ड कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, रिक्विजिट मेजोरिटी वाला। MGT हाँ 14 जी में आपने हाँ क्या जी सिलेक्ट किया था? हाँ जी हम्म, आवाज आ रही है? सर वही थर्ड वाला कॉलम, थर्ड वाला। रिक्विजिट ना। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ जी वही।
फिर उसके बाद ईच ऑफ जी द जी कंपनी इन्वॉल्व इन मर्जर फाइल ए डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी विद द रजिस्ट्रार ऑफ द प्लेस। तो दोनों कंपनियों को डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी CA10 है ना, मेरे हाँ को भी जी पता हाँ चल गया, जी देखो आपने सिखा दिया, मेरे को हाँ भी जी याद हो गया। ओके ठीक है, क्योंकि मेरे को आज से पहले नहीं मालूम था कि क्या है फास्ट ट्रैक मर्जर। तो अगर मैं आपके अच्छा क्वेश्चन के आंसर दे पा रहा हूँ तो मतलब आपने अच्छी तरह से समझा दिया। तो अगर मेरे को हाँ समझा दिया तो जी फिर किसी को भी समझा दिया आपने। ओके थैंक यू हाँ ठीक है, उसके बाद डी में क्या हो गया, स्कीम इज अप्रूव्ड बाय मेजोरिटी रिप्रेजेंटिंग 9/10 द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स हम्म indicated in a meeting convened by the company by giving notice 20 days with the scheme to creditor। तो इसका मतलब और अदरवाइज अप्रूव्ड इन राइटिंग। तो क्रेडिटर्स की जो अप्रूवल है दो तरीके से हम्म ले सकते हैं, एक आप उनकी हम्म मीटिंग बुलाओ और उसमें हम्म 9/10 तो वैल्यू वाले अप्रूवल दे, या हम्म फिर बिना मीटिंग बुलाए वो रिटर्न में हम्म अपनी एनओसी दे दें। ठीक है बट सजेस्टेबल यही होता है कि आप सेकंड वाला फॉलो करें क्योंकि जब आप आरडी सबमिशन करेंगे ना हाँ तो वो आपसे रिटर्न ही मांगेंगे, वो मांगेंगे ही रिटर्न। ओके हाँ जी तो आप पहले ही रिटर्न में उनसे कंसेंट लेके रख लो क्योंकि वो ओरिजिनल मांगते हैं आपसे रिटर्न कंसेंट उनका। ठीक है। तो इवन मीटिंग में हाँ रेजोल्यूशन पास करने का कोई कंसेप्ट से अच्छा है कि आप कोई कोई सबसे रिटर्न ले लो। हाँ क्योंकि वो आपको देना ही पड़ेगा आगे, वो क्वेश्चन जो मैंने बताया था ना क्वेश्चन रिलीज किया था हम्म। उसमें यही था कि तो आप इसका रिटर्न कंसेंट ही दो। तो 233(1) में सबसे पहले उसने इतना ही बोला कि अगर आपको हम्म एनसीएलटी के थ्रू नहीं जाना है तो आप होल्डिंग हम्म सब्सिडरी या दो स्मॉल कंपनी का मर्जर कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप 30 हम्म डेज में स्कीम ड्राफ्ट स्कीम अप्रूव करके रजिस्ट्रार और ऑफिशियल हम्म लिक्विडेटर से एनओसी मांगो। उन्होंने जो हम्म ऑब्जेक्शन सजेशंस दिए हैं वो शेयर होल्डर से अप्रूव कराओ, और वो शेयर होल्डर हम्म 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होने चाहिए, वैल्यू नहीं है वहाँ पे, राइट नंबर ऑफ शेयर्स है। हम्म उसके बाद हम्म और टोटल नंबर है, ये नहीं कि मीटिंग में प्रेजेंट का 90%, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ और वो भी मीटिंग में ही करना है, खाली अप्रूवल लेके काम हाँ नहीं जी चलेगा। नीचे जैसे नहीं क्रेडिटर में चलेगा लिखा हुआ है अप्रूव करा हुआ है, वहाँ पे मीटिंग करके करना है। फिर करना है हाँ जी दोनों कंपनियों को डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी फाइल करने हैं। हम्म और फिर जो क्रेडिटर्स है वो 9/10 इन वैल्यू उनको ओके करना है, नंबर का कंटेक्ट नहीं है। हम्म कि अगर 5 क्रेडिटर हैं जिनमें से एक ही के पास 9/10 है, उसकी एनओसी से काम हो जाएगा। हाँ जी वो वैल्यू भी मानेंगे। हाँ ठीक ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड प्रोविजन बोल रहा है ट्रांसफरी कंपनी, यहाँ पे ट्रांसफर है एच विल फाइल ए कॉपी ऑफ स्कीम इन द मैनर एज विद द हम्म सेंट्रल गवर्नमेंट। जो आप कह रहे हो कि आरडी को दिया हम्म हुआ है तो फॉर्म RD1 भरना है, जी और फिर रजिस्ट्रार और लिक्विडेटर को भी देना है, वो भी आप बोल रहे हो 7 दिन के अंदर देना है। जी पर यहाँ पे शायद वो लिखा नहीं है तो रूल में रहेगा, है ना। हाँ उसके हाँ उसके बाद ऑन रिसीप्ट ऑफ द स्कीम, अगर कोई इफ उनकी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो आरडी रजिस्टर हम्म कर लेगा और कंफर्मेशन इशू करेगा, जो आप बोल रहे हो बाय पोस्ट जी आएगी। CA12 फॉर्म होता है वो, हाँ जी अच्छा, सी ए CA12 सी ए में। ट्वेल्व आएगा अपने को। हाँ जी उसके हाँ बाद जी रजिस्ट्रार अगर ऑब्जेक्शन है तो वो 30 डेज हम्म में अपनी ऑब्जेक्शन देंगे। तो आपने बोला 30 दिन तक रुके रहो, मतलब इसका मतलब हाँ क्या हो जी गया, आरडी को फॉर्म फाइल करने के बाद भी 30 दिन तक आरडी कुछ नहीं करेगा, बिल्कुल हम्म क्योंकि 30 दिन तक वो वेट करेगा इन लोगों की ऑब्जेक्शंस की। ऑब्जेक्शंस के लिए राइट। उसके बाद अगर ऑब्जेक्शन नहीं आई तभी वो ऑर्डर देगा। तो फर्दर अगर आपकी एक्शन लेगा मैनेजमेंट हाँ। जल्दी करो कर रही है तो आपको हम्म आरडी और ओएल से जल्दी एनओसी लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी नहीं तो राइट। अदरवाइज 30 दिन के बाद ही आंसर मिलेगा। जी अगर आरडी को ये लगता है कि स्कीम पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है या क्रिएटर के इंटरेस्ट में नहीं है हम्म तो आरडी हम्म ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन करेगा 60 हाँ डेज में और अपनी जी ऑब्जेक्शन, और फिर ये बोलेगा भैया एनसीएलटी को कि आप कर लो, ये मेरे बस की नहीं है। हाँ हाँ राइट। तो ये वो हो गया, जब हमने अभी तो ये अज्यूम किया कि आरडी जब आप अप्रूवल दे देगा। रिजेक्ट अब दे वो बोलता देगा है कि नहीं ये उसको ले, रिजेक्शन हो हाँ गया। हाँ, नहीं या तो अप्रूव हम्म करेगा या रिजेक्ट करेगा। लेकिन अगर उसको हाँ लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ही नहीं है हाँ कि कुछ तो उनका नुकसान करने की बात हो रही है तो वो हाँ ट्रिब्यूनल को फॉरवर्ड कर देगा। जी हाँ अब ट्रिब्यूनल के जब ये एप्लीकेशन आती है हम्म तो वो 232 के हिसाब से इसको फॉलो करेगी। फॉलो करेगा फिर वो अप्रूवल रूट चला जाएगा। नहीं नहीं, नहीं नहीं, ट्रिब्यूनल दो डिसीजन लेगी। ट्रिब्यूनल या तो सोचेगी कि 232 का रूट फॉलो करो, या फिर अप्रूव कर देगी कि आरडी तुम कुछ भी बोल रहे हो ये सही है, स्कीम अप्रूव करो। हाँ ओके यहाँ पे 6 में ये लिखा है, जब ट्रिब्यूनल के पास गई स्कीम तो हम्म ट्रिब्यूनल के पास दो ऑप्शन है। एक, वो इधर ये ऑर्डर पास करे कि इसको 232 के रूट से लेके जाओ प्रॉपर ठीक प्रोसीजर है से, या फिर अगर हम्म उसको लगता है कि नहीं नहीं आरडी की ऑब्जेक्शन में दम नहीं है तो वो अप्रूव कर ठीक है देगी सीधा उसी स्टेज ठीक पे। है ठीक है ठीक है
फिर सेंट्रल डजंट हैव ऑब्जेक्शन उसकी और डजंट फाइल एन एप्लीकेशन, अगर दोनों चीजें नहीं करती तो ये माना जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। राइट। फिर कॉपी ऑफ द ऑर्डर कंफर्मिंग स्कीम, आपने बोला आरओसी को बोलना है, ट्रांसफरी कंपनी। एंड हम्म। ये क्या लिखा है, शेयर रजिस्ट्रार हैविंग ट्रांसफरी कंपनी एंड द पर्सन कंसर्न कौन होगा इसमें? आरडी किस किस को पर्सन लिखेगा कंसर्न उसमें? लाइक, एक तो जैसे आरओसी अभी को देना आपने है। बोला हाँ था, हाँ। लाइक जैसे आपने बोला था कि अगर लिस्टेड कंपनी है मे बी हम्म। तो सेबी, हाँ हाँ। हो सकता है। हम्म। राइट। हम्म। फिर उसके बाद जो भी मतलब अफेक्ट होंगे आरओसी उससे। रजिस्टर करेगा और इशू ए कंफर्मेशन, तो ये तो बोल रहा है कंफर्मेशन लेटर देगा, हाँ, तो मतलब मेल जो आएगी उसका वो देगा। हाँ, कंफर्मेशन मतलब वही से वो अप्रूव हो जाएगा फॉर्म। बस उतना ही, कोई अलग से लेटर नहीं आएगा। हाँ, कोई अलग से लेटर नहीं आएगा आपके बस तो पास। एक लेटर में लिखा होगा योर स्कीम हैज बीन रजिस्टर्ड। हाँ जी। फिर रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट क्या होगा, शैल बी डीम टू इफेक्ट टू हैव द डिसोल्यूशन ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, तो ट्रांसफर कंपनी का हाँ स्टेटस जी, डिसॉल्व हो जाएगा। हो जाएगा। फिर क्या क्या इफेक्ट होंगे उससे? नाइन्थ में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी और ट्रांसफर टू दी ट्रांसफरी, सब उसकी हाँ। प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी। चार्जेस इफ एनी ऑन द शेल बी एप्लीकेबल एंड एनफोर्सेबल, तो जो भी चार्जेस उसके अगेंस्ट में थे वो सब इसके अगेंस्ट में हो जाएंगे। हो जाएंगे। लीगल प्रोसीडिंग्स ट्रांसफर हो जाएंगी ट्रांसफरी कंपनी के नाम पे। हम्म। और अगर स्कीम में डिसेंटिंग शेयर होल्डर के शेयर खरीदने की बात थी या डेट देने की बात थी, वो ट्रांसफरी कंपनी को पे करना पड़ेगा। पे करना पड़ेगा, राइट। ठीक है। ठीक है। 10 में क्या है, ट्रांसफरी कंपनी शेल नॉट ऑन मर्जर होल्ड एनी शेयर इन ओन नेम इन द नेम ऑफ आइदर एनी ऑफ सब्सिडरी। अच्छा, अगर जिसका भी मर्ज हो रहा है अगर उसके शेयर उसने ऑलरेडी होल्ड किए हुए थे, तो कोई भी कंपनी हम्म। अपने शेयर होल्ड नहीं कर सकती इन्वेस्टमेंट में, तो वो शेयर तो कैंसिल हो कैंसिल जाए। हो जाएंगे। राइट। तो मतलब जिस कंपनी में अगर आप मर्ज कर रहे थे उस कंपनी में आपकी शेयर थे, जैसे होल्डिंग के हम्म। सब्सिडरी में होते हैं, तो वो जी शेयर हाँ, खत्म हो जाएंगे। तो वो पेड अप खत्म हो जाएगी, कैंसिल हो हम्म। जाएगी। फिर हम्म। ट्रांसफरी कंपनी शैल फाइल एन एप्लीकेशन विद द रजिस्ट्रार अलोंग विद द स्कीम रजिस्टर्ड हम्म। इंडिकेटिंग रिवाइज पे द प्रिस्क्राइब्ड फीस ऑन रिवाइज कैपिटल। ये वही रिक्वेस्ट लेटर वाला हो गया। हाँ, और इसमें आप जो चालान की कॉपी है वो इसलिए लगानी है क्योंकि अगर डिफरेंशियल है तो डिफरेंशियल पेमेंट करनी हाँ, पड़ेगी, अगर नहीं है डिफरेंशियल करनी तो कुछ नहीं पड़ेगी। पे करना पड़ेगा। हाँ जी। फिर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शेल अप्लाई टू a company specified in respect of scheme of compromise referred ए 232 क्या है तब देखेंगे। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसके प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कर सकती है, एक कंपनी कवर में अंडर, और जो वो कंपनी इसके यही है। अंदर कवर्ड है होल्डिंग सब्सिडी, इवन दो वो चाहे तो 232 के थ्रू भी जा सकती हैं बिना ये प्रोसीजर जा फॉलो सकते किए। हैं, फॉलो अभी किए। हाँ रूल्स में जी। क्या बोल रहा है वो एक बार देख लेते हैं। हम्म। प्रिस्क्राइब्ड, जैसे ही बोल रहा है क्या, रूल्स नहीं है इसमें, एक्ट रूल्स क्या है? हाँ, यही है सर, रूल 25 ज्यादा यही बड़ा है। है छोटा है? छोटा ही है। पढ़ो तो पूरा पढ़ो। मर्जर ऑफ मैरिज हम्म। सर्टेन कंपनीज, रूल 25 आप बोली ना कि 25 मैंने पढ़ा हुआ है। हाँ जी। तो आपने पहले बोला नोटिस जो है स्कीम का वो CA9 में जाएगा। हम्म। टू और मोर स्टार्टअप में वन और स्टार्टर, अच्छा ये भी एक अलाउड है। स्टार्टअप कंपनीज कवर नहीं की, स्टार्टअप कंपनीज भी कवर है। ओके, वो जो लास्ट वाला था कि एज में भी हाँ, प्रिस्क्राइब्ड। अभी हमने दो ही कैटेगरी पढ़ी हम्म। थी, होल्डिंग सब्सिडरी हाँ जी। और दो स्मॉल कंपनी। उसके अलावा ओके। दो स्टार्टअप कंपनी भी आपस में मर्ज कर सकती हैं, एक स्टार्टअप और और एक इसमें स्मॉल कंपनी और भी एक, मर्ज, तो चार कैटेगरी होगी इसमें। राइट राइट। ठीक है, स्टार्टअप वो है जो इनके नोटिफिकेशन के हिसाब से रजिस्टर्ड है एज ए स्टार्टअप। हाँ हाँ जी। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी आपने बोला CA10 में फाइल होगी विद द फीस, और कब जी हाँ। होगी? बिफोर कन्वीनिंग मीटिंग ऑफ मेंबर एंड क्रेडिटर, ये आपने मुझे बताया जी, कि इनकी मीटिंग बुलाने से पहले फाइल करना है ये सब। पहले ही फाइल करना। हाँ जी। सही बताया आपने, जी। ठीक है। उसके बाद हम्म। नोटिस ऑफ द मीटिंग में क्या क्या होगा? स्टेटमेंट होगी, सेक्शन हम्म। 230। हम्म। क्या है स्टेटमेंट? सर ये वही वाली है कि मतलब क्या क्या आपने ड्राफ्ट स्कीम है सर, एक तरह से ये मेरे हिसाब ओके, से तो। सेक्शन 230 में बोर्ड ऐसे। के कमेंट रहेंगे शायद इसमें, हम्म। कि बोर्ड स्टेटमेंट देगा ये स्कीम क्यों कर रहे हैं क्या नहीं कर रहा है। बीएम जो, हाँ जी। और CA10 और कॉपी ऑफ स्कीम, तो नोटिस प्लस स्कीम हम्म। प्लस डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी प्लस ये स्टेटमेंट, ये चार हाँ चीजों का एक जी। डॉक्यूमेंट बनेगा जो शेयर होल्डर को जाएगा।
जो नोटिस के साथ जाएगा। मीटिंग की, चाहे शेयर होल्डर को, क्रेडिटर्स को। हाँ जी। और क्या गया, कॉपी ऑफ स्कीम अलोंग विद रिपोर्ट ऑफ द रिजल्ट इन फॉर्म CA11। CA11 क्या था, वही आपने जो बोला, CA11 फाइल करना है RD1 में, अप्रूवल ऑफ NOC देना है ROC का। ROC1 में, RD1 में CA11 फाइल करना है। फिर हाँ स्कीम जी, की और कॉपी भी GNL फाइल, 1 में भी जाना है, GNL1 ROC में का। जाना है, और ऑफिशियल इक्वेटर को हैंड डिलीवरी पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से जाना है। हाँ जी। फिर नो ऑब्जेक्शन रिसीव्ड विद अब आपने मुझे बोला जो ये ऑर्डर पास करेगी वो CA12 में पास करेगी, अप्रूवल का ऑर्डर। फिर हाँ जी। ऑब्जेक्शन रिसीव्ड हुई Objection और वो 13 ओपिनियन में। नहीं है, तो ये जो एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल में फाइल करेगा RD, वो CA13 में करेगा। हाँ जी। राइट। उसके बाद राइट। कंफर्मेशन ऑर्डर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी फाइल्ड फॉर्म INC 28 फाइल करना है, ये आपने मुझे बताया, विद इन 30 डेज। हाँ फिर जी। with respect to scheme of compromise filing under the concerned company में, ठीक है। और लास्ट ये है कि अगर वो चाहें तो वापस वो मेन NCLT के थ्रू भी कर सकते हैं, इवन दो वो इसमें फॉल कर रहा है। कवर्ड। और फॉरेन कंपनी का मर्जर अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा, तो इसको हम कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया अपना फास्ट ट्रैक मर्जर। हाँ जी। ठीक है, अभी अगर आपका इंटरेस्ट रहेगा तो मुझे बताना जब टाइम लगेगा। तो बाकी जो अभी हाँ हमने जी। स्टार्ट में जो पढ़ा था कि ये मर्जर क्या होता है, अमालगमेशन क्या होता है, कौन से केस में क्या क्या करते हैं, वो फिर अपन करेंगे। ठीक है। हम्म? ठीक है सर। चलो, ठीक थैंक है। यू, आपने टाइम निकाला आज अपना। ये करता हूँ थैंक यू वीडियो, सो फिर मच। आपको भी लिंक भेजता हूँ इसका, और ग्रुप में हाँ भी जी, ये डालता अपलोड करेंगे ना आप? हाँ हूँ। जी। अपलोड ठीक। भी करूंगा और ग्रुप में भी डालता हूँ। ठीक है सर, थैंक चलो, यू। थैंक यू। अभी थैंक यू आपको बाकी लोग करेंगे जो देखेंगे इसको। ओके। चलो, थैंक ओके यू। सर। ओके, ठीक है। बाय। ओके।